दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं एक बार से फिर अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि आज के न्यूज़पेपर में या पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ये न्यूज़पेपर में अपियर हो रहा है और इस पर काफ़ी बहस भी हो रही है टीवी चैनल पे। और वो है जो रिकमेंडेशंस हमारे माननीय श्री जयंत सिन्हा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी भी हैं और एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर बनाई गई है, वो उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस को सामने रखा है। ऐसा है कि आईबीसी जब 2015 से बना है तो मैं भी काफ़ी लगातार जो है वो एनपीएस पर नॉन प्रोडक्टिव असेट्स के बारे में लिखता रहा हूँ, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए। उससे पहले मैंने अपनी बुक इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग में ये लिखा कि किस तरीके से एनपीए जनरेट हुए। फिर मैंने अपनी दूसरी बुक इंडिया 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035-40 में ये लिखा कि किस तरीके से एनपीए का समाधान हो सकता है। और उसके बाद में लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी ऐसे अपने आर्टिकल लिखे हैं, पोस्ट लिखी हैं, या फेसबुक के ऊपर, जिसमें मैंने लिखा है कि क्या जो है ना वो प्रावधान अलग से और होने चाहिए, कैसे आईबीसी को और सुदृढ़ बनाया जा सके और किस तरीके से इन सभी एनपीएज का रेजोल्यूशन फास्ट हो सकता है। तो आज मेरा फिर वही मुद्दा है। हालांकि हमारे माननीय जयंत सिन्हा जी ने माना है कि आईबीसी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और आगे भी उसमें चेंजेज होंगी और उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से और उसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन अब मैंने जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर मैं एक एक के बार मैंने उनको नोट डाउन किया हुआ है, तो मैं उनको रेफ़र करूँगा और फिर मैं अपने उस पर कमेंट दूंगा, अपने प्रस्ताव रखूँगा, अपनी रिकमेंडेशंस रखूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बोरोवर्स आर फियरिंग ए लॉस ऑफ कंट्रोल एज टेकिंग ओवर ऑफ द कंपनीज। क्योंकि आईबीसी ने एक ऐसा बनाया है, बिल्कुल उनकी बात सही है, कि आईबीसी से एक बोरोवर में ये तो फियर हुआ है कि यस उसकी कंपनी को कोई और दूसरा टेक ओवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना ये है, मेरा बहस का मुद्दा ये है कि मुझे ये बताइए कि एक प्रोजेक्ट मान लिया 1000 करोड़ का है और जिस तरीके से उस टाइम पे 2008-2014 के बीच में लोन दिए गए इन कंपनीज को, कॉरपोरेट को, मान लिया 1000 का प्रोजेक्ट है और उस पर लोन दे दिया 10,000 करोड़, तो मुझे ये बताइए कि वो कहाँ वायबल था। ना तो बैंक ने चेक किया, ना आरबीआई ने चेक किया, ना सीए ने, सब के हैंड इन ग्लव्स थे। और वो लोन जब उनको दिया गया तो आप देखिए कि 1000 के प्रोजेक्ट पे जब 10,000 का, तो उसमें डेट तो बढ़ेगा ही, इक्विटी कुछ भी हो। अब वो पैसा मान लिया प्रोजेक्ट में लगना है 1000-2000 ही, उसकी वायबिलिटी नहीं देखी, उसकी बैलेंस शीट का फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं देखी और उन पे एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा लोन दे दिया और फिर बाद में उनको बार बार रीस्ट्रक्चर करके लोन देते रहे। तो उसमें अभी देखना है कि ये लोन की अमाउंट जो दी उसको, जो एनपीए हुआ वो अकाउंट, वो पैसा कहाँ गया। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक ऐसा अकाउंट ले लीजिए जिसका रेजोल्यूशन ऑलरेडी आईबीसी के साथ हो गया है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 76 से 83-90% तक हेयर कट बैंकों को लेना पड़ रहा है, क्रेडिटर्स को लेना पड़ रहा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लेना पड़ रहा है। यदि इतना हेयर कट लेना पड़ रहा है और कोई दूसरा उसको खरीदने वाला नहीं है, तो ये किसी भी एक आम आदमी के समझ में आती है कि ये एक्स्ट्रा लोन लिए गए, लेकिन वो एक्स्ट्रा लोन गए कहाँ, ये है मेरा मुद्दा। तो ठीक है, यदि मैं 10,000 करोड़ लिए और मेरी कुल 1000 करोड़ की कंपनी थी और मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया कंट्रोल, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने उस पैसे को निकाल कर अपने फैमिली ट्रस्ट में रख लिया है। मैंने उसको अपने बच्चों के ट्रस्ट में करके उसको बाहर खर्चा किया है, बाहर स्टॉक मार्केट से और पैसा कमाया है और उसको जो है ना डिफरेंट कंपनीज में उसको डाइवर्ट कर दिया है।
फंड को मैनिपुलेट कर दिया है, तो वेयर आई एम अफेक्टेड, द बोरोवर इज नॉट अफेक्टेड। बड़े आराम से वो कर रहा है कि लीजिए कंपनी आप ले लीजिए और चला लीजिए। तो ये मेरा मुद्दा है। उन्होंने दूसरा कहा कि वाइट वॉशिंग ऑफ कॉरपोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस को ख़त्म किया है। अब बताइए कि वाइट वॉशिंग, यदि एक एनपीए बना 2014-2015 में जब निर्धारित हुआ, ये काफ़ी अकाउंट्स हैं अभी जो अभी तक जिनका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि आईबीसी को और सख्त बनाना चाहिए। एक एनसीएलटी को जो है ना वो बिल्कुल एक टाइम बाउंड तरीके से रखा जाना चाहिए कि आईबीसी इतने दिन में ऑटोमेटिकली जब वो शुरू होता है रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो उसमें एक निर्धारित समय में जो है ना उसका निर्धारण होना चाहिए, जिससे जो असेट्स का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो उस पर इंटरेस्ट की इनकम हो सकती थी, वो भी क्रेडिटर लूज कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट और दुगना पड़ता है। तो आईबीसी की जो टाइम लिमिट है रेजोल्यूशन की, उसको बहुत ही कम करना चाहिए। मैं कहूँगा कि उसमें ज़्यादा जजों की नियुक्ति होनी चाहिए, सारी की सारी उनको फैसिलिटी दी चाहिए। यदि डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है वो देना चाहिए पूरा स्टाफ, और इन सबको बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए। और इफ़ेक्टिव के साथ साथ ये है कि हम उस लोन की रिकवरी कैसे करेंगे, इसका माध्यम होना चाहिए। यदि हम लोन की रिकवरी 10 साल तक नहीं कर पाएंगे, तो आप देखिए कि वो जो लोन एक डेड उसमें पड़ा रहा है, उसने जिसने लोन लिया है उसने तो उसको फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया है, उस फंड को साइफन किया है, तो उस पर क्या हो रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने अपनी कंपनी हैंड ओवर कर दी है। ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत अच्छा फैसला आया है, जो मैं सब युवाओं को और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि किसी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी हुई है, तो उसके पर्सनल गारंटी से रिकवरी करी जाती है। तो ये बहुत ही हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अभी कोई भी क्रेडिटर ने दूसरा पीआईएल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि सिर्फ पर्सनल गारंटी से ही नहीं, उसके सारे असेट्स और जो फैमिली असेट है, अभी फैमिली एसेट के पैसे को आप टच नहीं कर सकते क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, तो वो भी प्रावधान होना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट एकदम से एक कोरोलरी ऑफ द केस करके एकदम से कर सकती है कि यस, फैमिली ट्रस्ट से भी पैसा या कहीं भी बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं भी साइफन किया है, उसकी रिकवरी। और फिर ये एक आईबीसी में भी ये प्रावधान होना चाहिए कि ये रिकवरी एक इकोनॉमिक फ्रॉड के कारण होनी चाहिए। वो इट मस्ट बी कंसिडर्ड ए इकोनॉमिक फ्रॉड। यदि किसी ने लोन लिया है और उन फंड्स को डाइवर्ट किया है, उन फंड्स को अपनी पर्सनल एसेट्स में कन्वर्ट किया है, फैमिली ट्रस्ट में कन्वर्ट, या कहीं भी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी जांच होकर, और वो भी एक कानून के तहत और एक निर्धारित समय के अनुसार उसका वो होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने रखी है कि 5 सालों में एक बहुत ही एक क्रेडिट कल्चर आई है और इसमें काफ़ी चेंज हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आईबीसी ने एक इफ़ेक्टिव, कम से कम अब आगे जो लोग हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं या कॉरपोरेट हैं, अब वो लोन लेने में बिल्कुल डेफिनेटली अब वो उसको कैसे वापस कर रहे हैं उसको सोच रहे हैं। आरबीआई भी ये सोचता है कि यस, कौन बैंक किसको गारंटी दे रही है, उस पर मॉनिटरिंग है। एक जो है ना उनकी बैलेंस शीट का जो है ना वो एक तरीके से फॉरेंसिक ऑडिट भी कर रहे हैं कि ये कैसा पैसा वापस आएगा। तो ये डेफिनेटली आ गया, मैं इस बात को मानता हूँ। अब उन्होंने कहा है कि सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एनी क्रेडिटर्स टेक द कंपनी टू एनसीएलटी एंड ऑटोमेटिकली टेक्स द रेजोल्यूशन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर और क्रेडिटर जो है ना वो उसको अब आईबीसी के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी ले जाते हैं, कितनी जल्दी जो है एनसीएलटी है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस को, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसको निर्धारित करती है। उसकी समय सीमा जो है ना 6 महीने या 1 साल होनी चाहिए अपील के बाद भी। ये यदि कोई, अभी मैंने देखा है कि काफ़ी केस एनसीएलटी ने कोई डिसीजन लिया, उस एनसीएलटी से वो एनसीएएलटी में चले गए हैं, एनसीएलटी से कुछ केसेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका प्रावधान होना चाहिए कि यस,
इन केसेस को किन किन समय, निर्धारित समय के अनुसार जो है ना उसमें उनका रेजोल्यूशन किया जाएगा। अब इसके बाद है कि इक्विटी होल्डर्स लूज कंट्रोल ऑफ द कंपनी। डेफिनेटली ये तो बात है आईबीसी में कि इक्विटी होल्डर्स जो थे वो लूज कंट्रोल ऑफ, बट आर दे बोदर्ड अबाउट इट? क्या उन पे कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने खर्चा तो कंपनी में किया ही नहीं था। जो ये एक्स्ट्रा उनको लोनिंग दिया गया, जो लोन बांटा गया, जो एक तरीके से बैंक लूट हुई 2008 से 2014 के बीच में, उनके पास तो पैसा ही पैसा पड़ा है। वो चाहे वो उनकी पर्सनल एसेट्स में पड़ा हो, चाहे वो फैमिली ट्रस्ट में पड़ा हो, आप उसको हाथ लगा ही नहीं सकते। और रेजोल्यूशन प्रोसेस भी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेयर कट लेना पड़ रहा है 76% से 93% तक का। तो उसमें तो उसकी वाह है, वो तो मजे लूट रहा है। पर ये होना चाहिए कि रिकवरी में आईपीसी की धाराएं उस पर लगनी चाहिए। आप यदि उसको जेल में नहीं भेजेंगे तो उस पर क्या फ़र्क है? रिकवरी का प्रोसेस जो है ना एक निर्धारित समय के अनुसार होना चाहिए, 1 साल के अंदर। तभी आप ये आज जितने भी युवा हैं इनको बहुत ही गौर से सब चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस है। चलो एनपीए हुआ ये तो एक है, लेकिन एनपीए का निर्धारण हम किस तरीके से कर रहे हैं, उस पैसे को हम कैसे निकाल रहे हैं, ये सारा हमारा जो युवा और जो जनमानस है उसको अवेयर है, वो उसको पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में तीसरी चीज कि इसने कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस किया है। ये मेरा बिल्कुल मानना नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कैसे किया है? मान लिया यदि वो एक क्रेडिट दिया हुआ, उस पर जो इंटरेस्ट है और जिस तरीके से वो डेड पड़ा है, और रेजोल्यूशन प्रोसेस में काफ़ी कंपनी ऑपरेट भी नहीं कर रही। चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रावधान किया है और एनसीएएलटी का जो है एक उसका भी निर्णय आ गया है कि जो कंपनी है वो ऑपरेशंस में रह सकती है रेजोल्यूशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो जिससे उसका जो प्रोडक्शन नहीं रुके, उसका जो एक तरीके से टैक्स वो दे रही है वो देती रहे, और वो एक रनिंग यूनिट की तरीके से यानी रनिंग कंसर्न रहेगी, रनिंग कंपनी रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुई है, बल्कि जो क्रेडिटर्स को है वो कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनकी रिकवरी नहीं हो रही है। जब रिकवरी नहीं हो रही है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पेयर का पैसा देना पड़ रहा है। अभी हमारे जो रेजोल्यूशन हुए हैं 5 लाख करोड़ के हुए हैं, और 5 लाख करोड़ ही गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ कराया लिक्विडिटी बैंक्स को। तो कहाँ से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हुई है, मेरा ये मानना है। तो जो अभी प्रपोजल 1 रेगुलेटर फॉर आईपीएस एंड आईएएस, ये बहुत ही, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जयंत सिन्हा जी ने जो उनकी कमेटी ने, पार्लियामेंट कमेटी ने रिकमेंड किया है कि हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंसॉल्वेंसी एजेंसीज के लिए एक ही रेगुलेटर होना चाहिए। यस, ये बहुत अच्छा है। एक रेगुलेटर होगा तो वो जो है ना उसमें टाइम डिले डेफिनेटली कम होगा, लेकिन उसमें आईबीसी को भी एक समय निर्धारण के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें लाना है, तो वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो है ना ये बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने कहा है, एनसीएएलटी ने जो अभी डिसीजन लिया है कि ए बिजनेस कुड रन एज वेल एज ए गोइंग कंसर्न नाउ। इवन यदि वो कंसर्न और बिजनेस जो है ना वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में पहुंच गया, लेकिन फिर भी वो रन कर सकता है एज यूजुअल एज ए गोइंग कंसर्न। ये बहुत अच्छा है। और इसमें जो है ना जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान है, जब वो सबमिट हो जाती है और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में जो है ना वो रिकमेंड कर देते हैं उसको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को, और अप्रूव करने के बाद में वो एनसीएलटी में दाखिल हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है जो एनसीएलटी ने किया है कि कम से कम गोइंग कंसर्न है, यदि उसका इस तरीके से होता है कि वो एक गोइंग कंसर्न किस तरीके से बाउंस बैक कर सकती है, यदि वो पैसा क्रेडिटर्स का, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा वापस कर सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है, प्रोडक्शन उसका चलता रहता है, और वो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट की, तो व्हाई नॉट। दिस इज़ वेरी गुड डिसीजन बाय एनसीएलटी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन बात यही है कि इसकी क्या, कितनी देर आप उसकी वेट करेंगे। एक तरफ रेजोल्यूशन प्रोसेस और एक तरफ गोइंग कंसर्न,
उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी चलो निकल के आ रही है। तो यहाँ पर हमें जो है ना मापदंड और ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया था, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल गारंटी से रिकवरी करी जा सकती है, तो मेरी रिकमेंडेशंस यही है 3-4, जो मैं इनको 1 बाय 1 करके आपके सामने रखना हो। नंबर 1, जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हो जाती है और उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेप्ट कर लेती है और सबमिट करती है एनसीएलटी को, तो रेजोल्यूशन प्रोसेस में कम से कम टाइम लगना चाहिए। उसके अपील का भी टाइम निर्धारित होना चाहिए, जिससे असेट्स की वैल्यू डिग्रेड ना हो। उस पर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है या सारे जो क्रेडिटर्स हैं या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनके असेट्स की वैल्यू डाउन ना हो, उन्हें रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, हेयर कट हमारा बच सके। दूसरा मेरा कहना ये है, दूसरे रिकमेंडेशंस, कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि पर्सनल गारंटी से पैसा रिकवर हो सकता है, तो मेरा क्रेडिटर से ये सुझाव है कि क्रेडिटर को एकदम पीआईएल करनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर एकदम से डिसीजन लेगा कि वो फैमिली ट्रस्ट से भी आप जो है ना पैसा रिकवर कर सकते हैं, या बेनामी एसेट्स या और, उसका तो प्रावधान है ही। तीसरा मेरा ये है कि जो फंड साइफन हुए हैं, जो फंड बेनामी प्रॉपर्टी में या फंड एब्रॉड या फंड को साइफन करके वो उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाया गया है, कहीं भी गया है, तो उसको एक इकोनॉमिक फ्रॉड की तरीके से लीजिए। और इकोनॉमिक फ्रॉड को आप जो है ना वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप ट्राई करिए। आईपीसी के सारे प्रोविजंस उसमें लगाइए, इकोनॉमिक फ्रॉड्स के सारे लगाइए, उनकी जो और भी प्रॉपर्टी है ये, उनको अरेस्ट करने का प्रावधान होना चाहिए। जब उन पे फोर्स होगा तभी तो रिकवरी बताएंगे, तभी तो बताएंगे कि कहाँ पे उन्होंने वो साइफन फंड्स को किया है। अदरवाइज तो वो बहुत ही सुखी रह रहे हैं। यदि कंपनी का कंट्रोल किसी और की तरफ चला गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो देखा है और जो सुना है मीडिया के उससे, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में देखा और पढ़ा है कि काफ़ी लोग तो वो पैसा जो खरीद भी रहा है एयर कट के बाद में, वो कुछ प्रोविज़न करता है कि यहाँ पे जो है ना जिसकी कंपनी को टेक ओवर किया इंसॉल्वेंसी में, उनको जो है ना उनके खर्चे के लिए कुछ प्रावधान किए गए। तो इन सभी सुझाव के साथ में आईबीसी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और उसको हमें इतना इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा कि हमारी जो बैंक हैं, हमारी जो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक भी हैं, उनको लॉस ना हो। क्योंकि हमारी बैंकों का लॉस का मतलब है यदि उनकी रिकवरीज नहीं होती हैं और यदि गवर्नमेंट भी उसमें मनी इन्फ्यूज़ कर रही है, दे रही है बैंकों को लिक्विडिटी स्टोर करने के लिए, फिर भी हमारा टैक्स पेयर का मनी, पैसा, जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसका पैसा इस तरीके से बेकार जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये जो सुझाव है वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है और जयंत सिन्हा जी के लिए ये है कि जो मैंने सुझाव रखे हैं यदि उनको अच्छे लगें तो वो अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में एज ए एडेंडम और एज ए एडिशनल रिकमेंडेशंस उसमें वो कर सकते हैं। धन्यवाद।